हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने फंक्शंस एंड टाइप ऑफ फंक्शंस एंड रिलेटेड एक्सरसाइज 1.2 प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। इस वीडियोस में हम लोग उसके अगला स्टेप आगे कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के लिए। उससे पहले हमें यहाँ जो टॉपिक रीड करने हैं मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बेसिकली कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा। यहाँ हमारा टॉपिक है कंपोजिशन, कंपोजिट फंक्शंस एंड इन्वर्टेबल फंक्शन। कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं और इन्वर्टेबल फंक्शन क्या होते हैं, जनरली इन दोनों के बारे में हमें यहाँ बात करनी है। ज्यादा कुछ नहीं, छोटा सा मैटर है, आप उसे मैथमेटिकली समझेंगे तो बहुत इजी समझ में आ जाएगा। रिटन में उनकी डेफिनेशन क्या है वो यहाँ आपके सामने मैं भी राइट कर दूंगा। फिलहाल हमारा कंसेप्ट होगा कंपोजिट फंक्शन एंड इन्वर्टेबल फंक्शन। तो चलो देखते हैं कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन राइट की हुई है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। सबसे पहले तो हम जानते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है क्या है। जनरली आप यहाँ पर गॉफ और फॉग इस टाइप के दो वर्ड्स रीड करेंगे। गॉफ मतलब कोई स्पेशली वर्ड्स नहीं है आपके लिए, फॉग कोई स्पेशल वर्ड नहीं है, ये हमारे फंक्शंस को रिप्रेजेंट करने वाले सिंबल और फॉर्म्स हैं। जैसे कंपोजिशन फंक्शन में दो फंक्शन एक करने हैं, हमें कैसे करना है, लेट इसकी डेफिनेशन से काम कर रहा हूं मैं आपके सामने। गॉफ क्या है, फॉग क्या है, समझ में आएगा। लेट एफ इज अ फंक्शन ऑफ ए टू बी एंड g इज अनदर फंक्शन b टू c। एक फंक्शन है f जो कि a से b में है और एक दूसरा फंक्शन है g जो कि b से c में है। b टू फंक्शंस, देन द कंपोजिशन ऑफ f एंड g। तो उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा f एंड g का इज डिनोटेड बाय गॉफ। उसे किससे नोट करेंगे, गॉफ से, GOF से। इट डिफाइंड एज द फंक्शन। तो गॉफ जो आपका फंक्शन बनेगा वो a से लेके कहां होगा, वहां b वाला टर्म आपका हट जाएगा, a से कहां जाएगा, सीधे c में। a से सीधे कहां जाएगा, c में। इज गिवन बाय गॉफ ऑफ x इक्वल टू हो जाता है g ऑफ fx। यहाँ की f g में वैल्यू रख दी जाती है fx की। जो x की वैल्यू होती है वो f में पुट की जाती है और fx की जो वैल्यू आती है वो g की वैल्यूज में फंक्शन में पुट कर दी जाती है। इस चीज को हम अगर इस बेस पे देखेंगे, लैंग्वेज बेस पर, तो ये हमें थोड़ी प्रॉब्लमेटिक लगेगा। समझाने में तो बहुत सिंपल है। फॉर एग्जांपल देखिए, इसका मैंने पिक्टोग्राफ बनाया हुआ है। एक आपका एक फंक्शन आपका ये एक सेट आपका a था, एक b है और एक ये c है। इसमें x एलिमेंट है, इसमें इसकी इमेज ये आपका क्या है, डोमेन होता है। ये इसका क्या होता है, कोडोमेन। अब ये अगर डोमेन है तो इसका कोडोमेन क्या हो गया, ये a b से कनेक्टेड है, a के थ्रू जाती है तो हमें fx मिलती है इसकी इमेज, इसकी इमेज जाते हैं तो c में क्या मिलती है, gfx, राइट। लेकिन हमारा जो गॉफ है वो क्या होता है, वो तो ये होता है, हमें जाना तो यहां से यहां तक था, तो हमने जो बीच वाला मीडियन था उसे क्या करना है, इग्नोर करके अपने डायरेक्ट रिजल्ट पर पहुंचना है। तो हमने क्या किया, अपना रिजल्ट कहां से लिया, a से c लिया, और ये कहां गया है आपका, सीधे g और f के बीच में रिलेशन बनाता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, गॉफ कहते हैं। दूसरी चीज, अगर आप इसी चीज को अगर एक चीज में अपने एग्जांपल से, अपनी स्टडी से कनेक्ट करने की कोशिश करें तो आप बहुत समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम क्लास 12 में स्टूडेंट हैं। आपका मेन मोटिव क्या होता है, आपको चाहिए होता है पढ़ने के बाद रिजल्ट। उसके बीच में आपको कौन होते हैं आपके साथ, स्टूडेंट, टीचर्स और आई थिंक रिजल्ट। लेकिन क्या ये चीज काम हो रही है, स्टूडेंट और टीचर्स एक साथ वर्क कर रहे हैं, यानी कि वो एक्स हैं। लास्ट में क्या मिल रहा है आपको, रिजल्ट मिल रहा है। रिजल्ट से पहले बीच में आप एक और काम करेंगे, क्या करेंगे, इन सभी स्टूडेंट्स को एक वर्क करना होगा जो कि इन्हें यहाँ एक बोर्ड का एग्जाम देना होगा। उसके बाद ये अपना रिजल्ट गेन करेंगे टीचर्स के थ्रू। तो पहले स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम देंगे, देन रिजल्ट मिलेगा। लेकिन हमारी चॉइस क्या होती है, स्टूडेंट से सीधे रिजल्ट में। बीच में उस एग्जाम को हम लोग इग्नोर करते हुए चलते हैं क्योंकि हमें मालूम है वो तो हमारे लिए कंपलसरी कंडीशन है। लेकिन वो कंडीशंस कभी भी ये रिजल्ट की जब तक फुलफिल नहीं करती जब तक हम एग्जाम नहीं देंगे। लेकिन अगर हम इसे ना दें तो क्या हमें रिजल्ट मिल सकता है, नहीं मिलेगा। यानी कि हमें यहां जाना कंपलसरी तो है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम यहां से सिर्फ यहां के लिए देखते हैं। तो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, यानी कि दो फंक्शन जो अलग अलग पार्ट में देखते हैं वो एक हो चुके हैं और उनका पूरा कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, गॉफ कहलाता है। इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने का रीजन सिर्फ इतना था कि मैथमेटिकली आप इसे समझ सकें। अब मैं ऐसा एक एग्जांपल और देता हूं जो हमारी डेली लाइफ से कनेक्टेड हो सकता है। आप इसे नोट डाउन करते चलिएगा साथ साथ, जिससे कि ये चीज आपको समझने में इजी रहे। इन वर्ड्स का खेल मैं भी आपको समझाऊंगा एक बार और मैथमेटिकली पार्ट में, जिससे कि ये आपको समझ में आए। ये सॉल्व करने के लिए आपका प्रोसेस है जो आप यूज करेंगे। देखिए एग्जाम्पल और देखिए एक और, जो कि आप देखेंगे कि इसका वर्क भी इसी तरीके से होता है। फॉर एग्जाम्पल,
मान लीजिए आप कहीं भी बाहर जा रहे हैं, तो जैसे कि मान लीजिए हम मथुरा से जाना चाहते हैं, ऐसी कोई भी जगह देख लीजिए जहां आपको डायरेक्ट ट्रेन की फैसिलिटी ना हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम जयपुर जाना चाहते हैं या हम उदयपुर जाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मथुरा से उदयपुर आप जाना चाहते हैं मथुरा से उदयपुर, लेकिन डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको ट्रेन लेनी है तो पहले आप जयपुर जाइए, जयपुर के बाद वहां से ट्रेन चेंज करके उदयपुर निकलिए, राइट। तो आपको मजबूरी में कहां जाना होगा, जयपुर। आप पहले मथुरा से गए जयपुर, उसके बाद जयपुर से चेंज करके कहां गए, उदयपुर। ये आपका क्या हुआ, स्टॉपेज हो गया आपका, लेकिन आपका मेन टारगेट क्या था, मथुरा से उदयपुर। इस मेन टारगेट में आपके बीच में एक स्टॉप आ रहा है जो आपके लिए कंपलसरी हो रहा है। अगर आप यहां नहीं रुकेंगे तो आपको यहां की ट्रेन नहीं मिलेगी, क्योंकि यहां से डायरेक्ट आपको यहां नहीं पहुंचा जा सकता डायरेक्टली। तो इस बीच में आपने एक स्टॉप लेना भी कंपलसरी था, यानी कि आपने एक फंक्शन यहां से यहां के लिए यूज किया और दूसरा फंक्शन यहां से यहां के लिए, लेकिन टारगेट क्या था आपका, मथुरा से उदयपुर। तो ये जो आपका फंक्शन ड्राइव होता है, दिस इज कॉल्ड बी अ गॉफ फंक्शन। बहुत सिंपल एग्जांपल है, जो बीच में हम ब्रेक लेते हैं उन ब्रेक्स का यूटिलाइजेशन हम अपने लिए कर रहे होते हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट होता है वो हमारा फर्स्ट से और लास्ट एंड वाले टर्निंग पॉइंट पर डिपेंड करता है। दिस इज कॉल्ड बी अ गॉफ कंडीशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। यही पैटर्न हमें मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया गया है, जिसमें मैं एक मैथमेटिकली आपको एग्जांपल्स के थ्रू इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये इसका पिक्टोग्राफ इसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ईजी है, क्योंकि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ब्रेक क्यों हो रहा है। दिस इज कंपल्सरी कंडीशन, बट अगर हम यहां से कंटिन्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो हम गॉफ के थ्रू से शो कर सकते हैं। अब गॉफ कर क्या रहा था यहाँ पर, इसका मीन क्या था हमारा मैथमेटिकली, तो उसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं मैथ का, जिससे आपको ये चीज भी क्लियर हो जाएगी। देखिए गॉफ के लिए आपके मान लीजिए आपको ये दो फंक्शन दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल है, केवल आपकी बुक में कनेक्शन नहीं है इसका कोई। एफ एक्स बराबर आपको दिया हुआ है एक्स, एक फंक्शन। ऐसे ही जी आपको एक फंक्शन दिया हुआ है जी वाई टू वाई स्क्वायर, क्लियर है। और आपको गॉफ फाइंड करना है, गॉफ फाइंड करना है। तो इसका मतलब क्या होता है, मैं इसे बताना चाहता था आपको। देखिए गॉफ का मतलब होता है गॉफ ऑफ फंक्शन एक्स आपको फाइंड करना है। जी ओ एफ एक्स का मतलब होता है जी ब्रैकेट में एफ एक्स, जो अभी आपने यहां पर लिखा था, देखिए इसे हम ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स की वैल्यू में एफ एक्स की वैल्यू जो है वो यहां रख लीजिए। एफ एक्स बराबर कितना है एक्स, तो जी बराबर कितना हो गया, जी में एक्स आ गया, और हमने एक्स की जगह वाई की जगह वाई था, तो यहाँ कितना वाई स्क्वायर। तो ये एक्स का पुट करेंगे आप यहां करेंगे, इस एक्स की वैल्यू को यहाँ पुट करके आप वैल्यू निकालेंगे आप इसकी, तो कितनी आएगी एक्स स्क्वायर। तो गॉफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स स्क्वायर। क्या हमें मालूम था ये वैल्यू ऐसे होगी, हम नहीं जानते थे, क्योंकि हमने क्या किया पहले, यहाँ जो एक्स था उसकी वैल्यू पुट करी एफ एक्स की थ्रू। एफ एक्स की वैल्यू क्या थी एक्स, वो यहाँ पुट की। जी फंक्शन में पहुंचे, जी एफ फंक्शन को किससे डिफाइन किया गया, वाई बराबर एक्स वाई स्क्वायर से। तो वाई की प्लेस पे आपको क्या पुट करना है एक्स, आपने यहाँ एक्स पुट किया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है वाई स्क्वायर। तो वाई की एक्स रखा तो कितनी हो गई एफ एक्स। तो गॉफ जो आपका है वो फंक्शन किससे डिफाइन हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर से। इस टाइप के क्वेश्चंस के थ्रू हम यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को सॉल्व करेंगे। प्रोसेस हमारे एग्जांपल जो हमारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके थ्रू हम सिर्फ ब्रीफली एक्सप्रेस करेंगे वहां पर। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बाद इन्वर्टेबल फंक्शन। देखिए मैंने यहाँ पर इन्वर्टेबल फंक्शंस की डेफिनेशंस को थोड़ा सा जस्टिफाई करने की कोशिश की है। इन प्रॉपर वर्ड्स में मैं आपको थोड़ी सी चीज में ही आपको एक क्लियर करना चाहूंगा कि इन्वर्टेबिलिटी और हमें अगर किसी फंक्शन की चेक करनी है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इन्वर्टेबल फंक्शन को समझते हैं, इस डेफिनेशन को बाद में देखिएगा। इन्वर्टेबल फंक्शन का मतलब होता है कि किसी फंक्शंस का अगर हम एफ एक फंक्शन लेते हैं जो कि एक्स से वाई में है, तो एक दूसरा फंक्शन और होता है जी, जो कि एक्स और वाई में, जो एक्स में डोमेन था और वाई जो को डोमेन था। अब जो जी फंक्शन है वो वाई में तो डोमेन हो जाए और एक्स में क्या हो जाए कोडोमेन, यानी कि उसका कन्वर्स भी उस फंक्शंस को बिलोंग करा दे। तो इट मींस उस फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए। तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इन्वर्टेबल फंक्शन कहते हैं। अभी भी बात समझ में नहीं आई होगी। आपने देखा होगा हम फंक्शंस में क्या करते थे, हम फंक्शन करने के लिए दो कंडीशंस उसको जस्टिफाई कराते थे कि वो 1 1 होना चाहिए। 1 1 कंडीशन का मतलब क्या होता है कि उसके एक डोमेन की इमेज एक कोडोमेन से कनेक्ट होनी चाहिए। सिंगल यूनिट, सिंगल एलिमेंट इज कनेक्टेड विद द
सिंगल इमेज, राइट। और दूसरी कंडीशन थी हमारी ऑन2 के लिए कि आपकी जो कोडोमेन है उसमें कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए। तो आपकी ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल होती हैं तो वो कोई भी फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, 1 1 on 2 हो जाएगा। यही फंक्शन अब यहाँ एक नया फंक्शन लेते हैं हम g, जो कि 1 1 on 2 होगा तो उसके सारे एलिमेंट y कनेक्टेड होंगे x के साथ भी। अगर y के सारे एलिमेंट x से कनेक्टेड है और वहां x में भी कोई एलिमेंट लेफ्ट नहीं रहेगा क्योंकि वो 1 1 on 2 ऑलरेडी है f फंक्शन में, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्वर्टेबल फंक्शन हो जाएगा। इसी डेफिनेशन को मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। देखिए एक फंक्शन है f x से y में, ये फर्स्ट फंक्शन है जो कि आपका x से y में है, इज डिफाइंड टू बी इन्वर्टेबल। इसे इन्वर्टेबल कब कह सकते हैं, इफ देयर एग्जिस्ट, यहाँ कुछ भी एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता हो g जो कि अब जो पहले कोडोमेन था अब वो क्या हो जाएगा, डोमेन y से x को बिलोंग करे। क्या करे, y से x में। ऐसा कब पॉसिबल है, सच दैट जब गॉस क्या मिलना चाहिए आपको, आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए और फॉग भी आपको चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट। देन फंक्शन g इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। तो वो जो आपका g फंक्शन है वो उस फंक्शन का इनवर्स भी बोला जाएगा और इसे हम नोट करते हैं f इनवर्स से। जो आप g निकालेंगे दिस इज कॉल्ड बी अ इनवर्स ऑफ द फंक्शन f एंड इज नोटेड बाय f इनवर्स। इसको छोटी लैंग्वेज में मैंने अपने वर्ड्स में कन्वर्ट किया हुआ है। इफ f इज इन्वर्टेबल, f अगर इन्वर्टेबल है देन f मस्ट बी 1 1 और on 2। अगर आपको कहा जाए कि दिस फंक्शन इज द इन्वर्टेबल तो इसमें आपको सेट कर लेना है माइंड कि ये फंक्शन क्या हो गया, 1 1 on 2 हो गया। अगर इन्वर्टेबल बोला गया है तो 1 1 on 2 होगा। अगर उसने बोला कि 1 1 on 2 है तो इसका मतलब इन्वर्टेबल होगा। यही मैंने यहाँ पर कॉमनली आपके सामने मेंशन किया हुआ है। एक छोटे से आपको डायग्राम के थ्रू मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, आप समझ तो भी पाएंगे इसे। ये मान लीजिए एक आपका सेट है A और ये एक सेट है आपका B। ये पर्टिकुलर किसी चीज को जस्टिफाई करते हुए एग्जांपल नहीं है, ये केवल आपको समझाने के लिए, मोटिव लेने के लिए सॉल्व किए हुए एग्जांपल है। और इनके बीच में एक रिलेशन है जिसे आप फंक्शन को f से रिप्रेजेंट करते हैं। f एक फंक्शन है A से लेके B में। हमें कहा गया दिस इज द इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल का मतलब हो गया कि 1 कनेक्टेड है A से, 2 कनेक्टेड है मान लीजिए C से और 3 कनेक्टेड है B से। इन्वर्टेबल का मतलब हो गया 1 1 और on 2, यानी कि सारे एलिमेंट्स की जो इमेज है वो सबकी इंडिविजुअल सेपरेट है। 1 A के साथ कनेक्टेड है, 2 C के साथ और 3 B के साथ। यस कंफर्म। क्या B में कोई एलिमेंट लेफ्ट है, नहीं है, तो ये कैसा हो गया 1 1 on 2 फंक्शन, यानी कि 1 1 on 2 है तो ये कैसा होगा आपका इन्वर्टेबल फंक्शन होगा। अब इसी डेफिनेशन में चले जाएं, एक फंक्शन g और होता है जो हमें कहां से करना है, B टू A में। अगर ये इन्वर्टेबल है तो इसका इनवर्स 99% आपका एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। कैसे, B से A में जाएंगे तो क्या होगा फंक्शन में, अब B यहां आ गया, A यहां आ गया, B के एलिमेंट लिखिए A B C 1 2 3। A कनेक्टेड है 1 के साथ, B कनेक्टेड था आपका 3 के साथ और C कनेक्टेड था आपका 2 के साथ। या चेक कीजिए, एवरी एलिमेंट इज कनेक्टेड विद सेपरेटली एंड द एलिमेंट ऑफ A। देखिए यहाँ पर कोई भी एलिमेंट आपका फ्री नहीं है, यानी कि ये आपका इन्वर्टेबल कंडीशन को ये भी फुलफिल करता है। तो G इज द इनवर्स ऑफ F। अब जो G की फंक्शन में वैल्यू दे रखी होगी उसके अकॉर्डिंग हम उसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये मैथमेटिकली चीज थी जो आपको इस डेफिनेशन में लिखी हुई थी, वो मैंने आपको इंडिकेट की है। अगर आप इसमें अगर थोड़ा सा अगर चेंजेस करें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर कह देता हूं 4 और दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू B, तो ये तो हमारी कंडीशन थी कि अगर हम चाहें तो ये मैनी वन और on 2 हो सकता है, लेकिन क्या हम इसे इस साइड से इन्वर्टेबल कह सकते हैं? तो देखिए इसमें क्यों नहीं हो सकता इन्वर्टेबल। 1 A से कनेक्टेड है, 2 C से कनेक्टेड है, 3 और 4 B से है। 2 एलिमेंट्स की सिंगल इमेज ये मैनी वन को रिप्रेजेंट करती है। एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं सकती फंक्शन होने के लिए, ये हमारी डेफिनेशन का फर्स्ट रूल था। लेकिन जैसे हम इनवर्स इमेज का इन्वर्टेबल फंक्शन निकालेंगे तो A की एक इमेज हो जाएगी और यहाँ B की कितनी इमेज निकल रही होंगी, 2 इमेज निकल रही होंगी। तो हमारा मेथड यहाँ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये फंक्शन कभी भी उस कंडीशन पर इन्वर्टेबल नहीं होंगे। तो ये चीज आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है कि फर्स्ट टू एक्सरसाइज का कैसे यहाँ ऐड करके आपस में कॉपरेशन करके इन्हें यूज करना है। बाकी का इसका जो मैथमेटिकल पार्ट है वो भी मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ, उस एग्जांपल के थ्रू आपको वो एक्सप्रेस कर देता हूँ। देखिए एग्जांपल सेकंड, देखिए स्टूडेंट ये एग्जांपल मैंने आप लोगों ने मेंशन किया है।
इस एग्जांपल के थ्रू आपको केवल कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करनी है। इसके आंसर्स में आपको ये देखना है कि कैसे इन्वर्टेबल हो सकता है और कैसे हम इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं। मैं कॉन्सेप्ट आपको देने की कोशिश करूंगा, आप इसे देखिएगा। लेट फंक्शन इज नेचुरल नंबर टू y बी अ फंक्शन defined as fx equal to है आपका 4x plus 3 where y is equal to y belongs to natural number, y is equal to 4x plus 3 for some x belongs to natural number so that f is invertible। पहला क्वेश्चन है आपका, हमें शो कराना है कि f is invertible। अगर मैंने आपको बताया था अगर किसी फंक्शन को हमें इन्वर्टेबल दिखाना है तो हम उसे 1 1 और ऑन 2 शो कर देंगे। क्या करेंगे शो? 1 1 एंड ऑन 2। अगर वो 1 1 ऑन 2 है तो वो फंक्शन कैसा हो जाएगा? इन्वर्टेबल फंक्शन। अगर फंक्शन इन्वर्टेबल है देन फाइंड द इनवर्स। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए उसके प्रोसेस को कंटिन्यू कर देंगे हम। देखिएगा कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले मैं आपको इसको प्रॉपर वे में ऐसे वर्णन करते हैं। फंक्शन आपको डिफाइन है f इज फंक्शन n टू y इज डिफाइंड fx बराबर 4x प्लस 3। सबसे पहले बताना है कि f इज इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल करने का मतलब है हमारा कि इसे 1 1 और ऑन 2 कर देते हैं, जिससे कि इसका एक अनदर फंक्शन हम g कंसीडर करेंगे जो कि y से n के लिए होगा। तो वो भी आपका क्या होगा? 1 1 ऑन 2 हो जाएगा। तो 1 1 कंडीशन के लिए तो आपको पता ही है हम क्या करते थे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो fx1 बराबर fx2 ले चलेंगे। देख लेते हैं आप वैल्यू पुट करके 4x1 प्लस 3 4x2 प्लस 3 3 से 3 कैंसिल 4 से 4 कैंसिल x1 बराबर x2। तो ये क्या हो गया 1 1 ऑन 2 के लिए हम क्या करते थे, फॉर ऑन 2 फंक्शन। तो क्या करेंगे, एक एलिमेंट लिया हमने y विच इज बिलोंग्स टू y। y एक एलिमेंट है जो y को बिलोंग करता है। y बराबर हमें क्या लेना है fx। fx की वैल्यू क्या है 4x प्लस 3। देखिए हमें y बराबर 4x प्लस 3 हो गया। यहां से x की वैल्यू y के टर्म में निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा y माइनस 3 अपॉन 4। अब किसी भी वैल्यू के लिए आप नेचुरल वैल्यू y की वैल्यू पुट करते हैं तो उसके लिए यहां से आपको क्या मिलेगा, ये नेचुरल नंबर ही मिलेगा। ये जो वैल्यूज है आपको इसी को यहां पर दिखाना था। देयरफॉर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y x is belongs to natural number so it is onto function। तो ये कैसा फंक्शन हो गया आपका onto। if f is 1 1 onto function so it is invertible function। अगर f हमारा 1 1 onto फंक्शन है तो कैसा हो गया इन्वर्टेबल फंक्शन। यानी कि एक अनदर फंक्शन होगा g जो कि आपका बिलोंग करेगा y से n के लिए और ये आपका इस कंडीशंस को फुलफिल कर रहा होगा। अब g इज कॉल्ड बी इनवर्स ऑफ फंक्शन f। तो g की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो आपने यहाँ x की वैल्यू फाइंड की है दिस इज इक्वल टू gy इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4। अब इसके थ्रू आपको ये जस्टिफाई करना हो कि इसका इनवर्स क्या होगा, gy इसका इनवर्स है और क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो उसके लिए आप गॉफ और फॉग निकालकर आइडेंटिटी एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर गॉफ की बात करते हैं तो गॉफ के लिए क्या होगा, f ऑफ gy की वैल्यू हमें यहां पुट करनी होगी। gy कितना है आपका y माइनस 3 अपॉन 4। y माइनस 4 की वैल्यू fx में पुट कर दीजिए, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। ये कितना आ जाएगा 4 इंटू एक्स कितना है आपका y माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3। इसे सॉल्व करिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा y माइनस 3 प्लस 3 कितना आ गया y जो कि i y के बराबर है। जिस तरीके से फॉग y आपने निकाला वो आप कितना आ गया i y। ऐसे ही आप गॉफ x फाइंड कीजिए, वो कितना हो जाएगा g ऑफ fx। fx कितना है आपका 4x प्लस 3। 4x प्लस 3 इस जगह पुट कर दीजिए y की वैल्यू में, तो ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 3 माइनस 3 अपॉन 4। 3 कैंसिल 4 से 4 कैंसिल बराबर x इक्वल टू ix। ये दोनों वैल्यूज आपकी क्या हो गई, आइडेंटिटी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने लगी। इट मींस इनवर्स ऑफ f इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, इसे आप इंडिकेट करेंगे तो gy इज द इनवर्स ऑफ y के लिए आप x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x माइनस 3 अपॉन 4 is the f inverse of the following function।
इस एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको केवल 1 1 और 2 करके इन्वर्टिबिलिटी चेक करना बताया है और आपको इनवर्स निकालने की प्रोसेस एक्सप्लेन की है। जनरली आपको आगे जितने क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, आपको यही वर्क इसमें कंप्लीट करना है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हमने क्यों रीड किया था? क्योंकि हमें उसका यूज यहां होना था। गॉस और फॉग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात छोटी सी चीज और समझ के देखिए आप, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं क्योंकि ये बाद में क्लियर होने वाली चीजों में से नहीं है। देखिए, गॉस फॉग का मतलब होता है, फॉग लिखा हुआ है तो आप f को बाहर रहने दीजिए और g फंक्शन क्या हो जाएगा आपका gx। जो f फंक्शन की वैल्यू दे रखी है उसमें जो gx की वैल्यू है वो पुट कर दीजिए उस x की जगह पर। क्लियर? तो आपको जो मिलेगा वो सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट। अगर गॉफ लिखा हुआ है तो इसका मतलब है अब g फंक्शन में fx की जो वैल्यू है उसे पुट कर दीजिए तो आपको यहाँ गॉफ मिल जाएगा। कोई बड़ा इशू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए f बराबर है एक्स स्क्वायर, fx बराबर एक्स स्क्वायर और gx बराबर है 5x। अब आपको यहां पे मान लीजिए इसका फॉर्म निकालना है तो आपको f ऑफ gx की वैल्यू क्या करनी है? आपको उठाकर x स्क्वायर पुट कर देनी है। तो कितनी है उसकी वैल्यू? 5x। वहां पुट कीजिए 5x, x की जगह पर स्क्वायर हो जाएगा और इस जगह आपको गॉफ निकालना है x में, तो g ऑफ fx कितना है आपका? x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बदल दीजिए तो वो कितना हो जाएगा? 5x स्क्वायर। हो गया आपका आंसर। इस तरह के प्रोसेस आपको इन क्वेश्चंस में यूज करने हैं। अब एक्सरसाइज देखते हैं इसकी, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। स्टूडेंट, मैंने एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यहाँ मेंशन किए हुए हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड क्वेश्चन है। छोटी छोटी चीजों से हमें समझ में आएगा कि क्वेश्चन में है क्या है और हमें क्या इसमें अंडरस्टैंड करके इस कॉन्सेप्ट को समझना है। देखिए, एक फंक्शन दे रखा है f 1 2 1 3 4 से 1 2 5 के लिए और g एक फंक्शन है जो इस तरीके से डिफाइन है। इज गिवन बाय f इज ऑर्डर पेयर दे रखे हैं आपको ये और g के दे रखे हैं। राइट डाउन गॉफ। सबसे पहले हम इस कंटेंट को एरो डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, ब्रीफ नॉलेज हमारे काम कहीं ना कहीं आएगी। आपने ये फंक्शन f को रिप्रेजेंट किया, ये क्या है आपका 1 3 4 से 1 2 5 के लिए, इसे a इसे b ले लेते हैं फंक्शन f। तो यहां देखिए 1 किससे कनेक्टेड है? 2 के साथ। 1 इज कनेक्टेड बाय 2, 3 इज कनेक्टेड बाय 4, 3 इज कनेक्टेड बाय 5 एंड 4 इज कनेक्टेड बाय 1। क्लियर? ऐसे ही आपने दूसरा फंक्शन एक रिप्रेजेंट किया g के लिए, जो किस तरीके से डिफाइंड है आपका, मान लीजिए x और y के बीच में है g के एलिमेंट 1 2 5 है और यहां आपको दिया हुआ है 1 और 3। 1 कनेक्टेड है 1 के साथ, 2 कनेक्टेड है 3 के साथ एंड 5 कनेक्टेड है 1 के साथ। यानी कि दो एलिमेंट्स की एक सिंगल इमेज है और एक एलिमेंट की इसमें अलग से इमेज है। आपको क्या फाइंड करना है? गॉफ फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ गॉफ। क्लियर? तो गॉफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू के लिए आपको एफ एक्स की कितनी वैल्यू मिल रही है आपको? यहां देखिए 1 3 4, 3 टाइम्स आप वैल्यू पुट करेंगे, उनकी गॉफ में क्या वैल्यू आती है वो हमें यहाँ चेक करनी है। तो पहले हम एफ के लिए क्या पुट करते हैं? g ऑफ एफ एक्स ये पुट करते हैं। एफ की वैल्यू क्या रखते हैं? पहले 1 रखते हैं। 1 f1 के लिए कितनी इमेज है? 2, तो f1 के लिए g क्या हो गया? 2 और g2 की वैल्यू कितनी है? 3। कितनी वैल्यू हो गई इसकी गॉफ की? गॉफ एक्स की 3। तो पेयर क्या हो जाएगा? 1 3 गॉफ का फर्स्ट। दूसरी कंडीशन में आप फिर गॉफ फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा आपका एफ एक्स में एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे आप? 3। f3 की वैल्यू कितनी है? 5, g5 और g5 कितना है आपका? 1 इक्वल टू 1। यानी कि पेयर हो जाएगा आपका x कितना लगाता आपने? 3, 1 गॉफ की वैल्यू। अब आपने गॉफ फाइंड किया x के साथ तो ये हो जाएगा एफ एक्स आपको कितना रखना है? 4। f4 की वैल्यू है आपकी 1, g1 की वैल्यू कितनी रहेगी आपकी? 1। 4 की वैल्यू है आपकी 1,
3 की वैल्यू आपकी 5 थी, 5 की आपकी वैल्यू 1 हो गई और 1 की वैल्यू भी आपकी क्या है 1, यानी कि x कितना था 4,1। हमारे यहाँ पेयर जो कंप्लीट हुए वो क्या हुए गॉस के एलिमेंट्स, गॉस के एलिमेंट्स हो गए 1,3, एक हो गया 3,1 और फिर हो गया 4,1। देखिए चेक कर लीजिएगा और यहाँ से 1 की वैल्यू लगी आपने तो f शुरू हो रहा है 2 हो रहा है, तो 2 पुट करने पर G2 की वैल्यू आई थी आपकी 3। क्लियर? x की वैल्यू यहाँ पुट करी आपने, कितनी पुट की है यहाँ पे 3 पुट की, तो वो कितना था आपका f5 और G5 की वैल्यू कितनी थी 1। फिर आपने f की वैल्यू कितनी पुट करी 4, f4 की वैल्यू कितनी थी 1 और 1 की वैल्यू कितनी है G में 1। तो पेयर हो गए आपके 4,1, 3,1 और 1,3। दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। गॉस एलिमेंट्स आपके ये हो जाएंगे आपका आंसर। पैटर्न में कुछ ज्यादा खास नहीं है, बस एलिमेंट्स को कनेक्शन में आपको दिखाया हुआ है। ऐसे ही हम उसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, वो भी हमें आइडेंटिटी बताई हुई है, केवल गॉस फॉक को अगर ओपन किया जाए तो कैसे ओपन किया जा सकता है। देखते हैं क्वेश्चन को भी। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसका फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है f प्लस जी ऑफ h इसका इक्वल आना चाहिए। तो ये रूल सबको बस इतने बताया जा रहा है कि जिससे कि आप इस टाइप के एडिशन पे कोई फंक्शन देखते हैं और बाहर से कोई अगर फंक्शन थ्री फंक्शंस के बारे में बात हो रही है तो वो इस रूल्स को फॉलो करता है। जनरली आप इसे कैसे राइट करते हैं, इसके एलएचएस लेके चलते हैं। टेक एलएचएस f प्लस जी ऑफ x, तो इसे आप कर सकते हैं f प्लस जी एच एक्स, राइट, एच एक्स, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर f एच एक्स प्लस जी एच एक्स, ये हो गया इसकी वैल्यूज को। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, अंदर मल्टीप्लाई किया इसका तो एच एक्स और जी एच एक्स, इसका मतलब क्या होता है एफ ओ एच प्लस जी ऑफ एच। और आई थिंक आपको यही रिप्रेजेंट करना है। बेसिक कंटेन है आपका, कोई टिपिकल चीज नहीं है, केवल इस रूल्स को आपको जस्टिफाई करा रहा है कि फॉर्म्स कैसे लिखी जाती हैं। सेकंड फॉर्म देखिए आप ऐसे इसकी एफ इंटू जी ओ एच इक्वल टू एफ ओ एच इंटू जी ओ एच। सेम प्रोसेस वही है, एफ इंटू एच को क्या लिख सकते हैं एफ इंटू एच और ब्रैकेट में एच एक्स, ये लिख सकते हैं इसे। एलएचएस से चल रहे हैं इसका भी हम। देखिए एफ का इससे मल्टीप्लाई करिए अलग से, एफ एच एक्स इंटू जी एच एक्स, राइट, ये हो गया एफ ओ एच इंटू जी ओ एच। वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ आपको ज्यादा कुछ इतना ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करना है अपने आप को, तो इतना थोड़ा बहुत दिया हुआ उतना ही आपको यहाँ एक्सप्रेशंस को इंडिकेट करना है। अब इसका क्वेश्चन का यूटिलाइजेशन कैसे नंबर्स में यानी कि इक्वेशंस में करना है, वो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड से स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसका सॉल्यूशन है हमें कॉफ एंड फॉक फाइंड करना है हर एक पार्ट का। तो इसमें एफ एक्स आपको फंक्शन दिया हुआ है मॉड एक्स एंड जी एक्स आपको दिया हुआ है मॉड ऑफ 5x माइनस 2 का मॉड, राइट। पहले गॉफ पूछा है तो गॉफ ही निकाल देते हैं। चलिए गॉफ क्या होता है जी ऑफ एफ एक्स कितना है आपका मॉड एक्स, जी की वैल्यू होगी आपने मॉड एक्स, क्लियर। अब जी एक्स की वैल्यूज को आप इसमें पुट कर दीजिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मॉड 5 मॉड एक्स माइनस 2 मॉड, दिस इज योर आंसर गॉफ का। एंड फॉक की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी जी एक्स कितना है आपका मॉड ऑफ 5x माइनस 2, एफ एक्स में इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए तो मॉड लगा हुआ है, एक मॉड और लग जाएगा 5x माइनस 2, दिस इज योर फॉक एक्स। ये फर्स्ट पार्ट के गॉफ एंड फॉक की वैल्यू थी जो आपने यहां रिप्रेजेंट की है। सेकंड पार्ट की वैल्यू भी देख लीजिए आप। पार्ट सेकंड में आपको एफ एक्स दे रखा है आपको 8x क्यूब और जी एक्स आपको दे रखा है x की पावर 1/3। वही आपको गॉफ निकालना है तो एफ एक्स रखा तो जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू निकालिए। एफ एक्स कितना है आपका 8x क्यूब, जी में वेट कर दीजिए इसे x की जगह पर
तो ये हो जाएगा 8x³ की पावर 1/3। जैसा आप सॉल्व करना चाहें तो इसकी वैल्यू निकलेगी आपकी 2x। ऐसे ही आप फॉर्म निकाल लीजिए, f ऑफ gx कितना है आपका x की पावर 1/3, x के प्लेस पे यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 8 इंटू एक्स की पावर 1/3 की पावर 3, तो ये कैंसिल होगा, तो ये बचेगा आपका 8x। दिस इज द फॉग एंड गॉफ ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3rd। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ मेंशन किया है मैंने, 4th और 5th दोनों पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सिंगल पार्ट में है। इफ fx, इसको आपको डिफाइन किया हुआ है 4x + 3/6x - 4, देयर x इज नॉट इक्वल टू 2/3, सो दैट f o f x। अब f फंक्शंस का जो आपको फंक्शन दिया हुआ है वो f o f से दिया हुआ है, फॉग या गॉफ नहीं देकर f o f x इज x। क्या ये आइडेंटिटी फंक्शन आता है? और आइडेंटिटी फंक्शन आएगा तो कैसा फंक्शन हो जाएगा? इन्वर्टेबल हो जाएगा। व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f? यानी कि हमें एक तो ये प्रूव करना है, x आना चाहिए f o f, और इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले इसे प्रूव कर देते हैं। f o f x कितना आना चाहिए? x। तो इसे आप राइट कर सकते हैं f o f x को f f x। f x की वैल्यू कितनी है? 4x + 3/6x - 4। f की प्लेस पर अब ये पूरी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट हो जाएगी फंक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू एक्स की जगह पर 4x + 3/6x - 4 + 3 अपॉन 6 इंटू 4x + 3/6x - 4 राइट। इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधे ऊपर, 16x + 4 3 जा 12, एलसीएम ले लीजिए इसका, प्लस 6 3 जा 18x - 4 3 जा 12 अपॉन 6x - 4 अपॉन में 6 4 जा 24x प्लस 6 3 जा 18 - 24x और माइनस प्लस 4 16, नीचे हो जाएगा 6x - 4, इससे कैंसिल, ये दोनों ऐड होकर कितना हो जाएगा? 16 and 18 34x राइट, एंड 12 से 12 कैंसिल, या 24 कैंसिल, 34 कैंसिल इक्वल टू x। यानी कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट्स आपको रिप्रेजेंट हो रहा है। सो f इज इनवर्टेबल फंक्शन, यानी कि आपने फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट कर दिया है। f कैसा फंक्शन है? इन्वर्टेबल फंक्शन है। अब आपको क्या निकालना है? इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स फाइंड करने के लिए जैसा मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वही प्रोसेस आप यहाँ फॉलो करेंगे। देखिए, इनवर्स करने के लिए यहां तक आप ऐड कर लीजिएगा इसे। अभी फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो इनवर्स क्या होगा आपका? आपको एलिमेंट दिया हुआ है इनवर्स ऑफ f इक्वल दिया हुआ है आपको 4x + 3/6x - 4, 6x - 4 fx बराबर। इसे y बराबर कंसीडर करके आप fx को यहां इसके बराबर रख देते हैं। यहां से x की वैल्यू y के टर्म में फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा 6xy - 4y = 4x + 3। x वाले टर्म को यहाँ ले आइए, कांस्टेंट को वहां भेज दीजिए, या इसे यहाँ ले आइए। 6xy - 4x = 3 + 4y। x कॉमन हो जाएगा, 6y - 4 = 3 + 4y। x = हो जाएगा 4y + 3/6y - 4। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। ये किसके बराबर होती है? GA फंक्शन होता है जो कि इन्वर्टेबल फंक्शंस का बिलोंग करते हैं। अगर इन्वर्टेबल है तो GA फंक्शन होगा जो कि y से x के लिए बिलोंग करेगा। तो ये gy इज कॉल्ड बी f इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। gy की वैल्यू कितनी हो गई? 4y + 3/6y - 4। दिस इज कॉल्ड बी f इनवर्स ऑफ gy 4y + 3/6y - 4। और यहाँ y को x से रिप्रेजेंट कर देते हैं। f इनवर्स बराबर हो जाएगा 4x + 3/6x - 4। दिस इज द f इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये आपका f इनवर्स होगा इस फंक्शन का जो आपको दिया हुआ था।
नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। इस 5th क्वेश्चन नंबर में आपको 3 पार्ट्स गिवन है। इन तीनों पार्ट में आपको चेक करना है कि ये इन्वर्टेबल है या नहीं है विद रीजन। तो मैंने बहुत इजीली आपको इस चीज को और ब्रीफ करने के लिए कि आपको इन्वर्टेबिलिटी समझ में आए, तो मैंने इसे एरो डायग्राम से आपको क्लियर करूंगा और स्टेटमेंट बेस पर आप इसके आंसर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका सॉल्यूशन ऑफ 5th क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट। एफ इज फंक्शन है 1 से लेके 2, 3, 4 का 10 से बिलोंग है। इसमें इस मैपिंग को रिप्रेजेंट किया हुआ है एफ को 1, 10, 2, 10, 3, 10 और 4, 10। जरा ध्यान से देखिएगा और मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। ये आपके एलिमेंट्स हैं। यहाँ आपको 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है, यहाँ सिंगल एलिमेंट 10। जरा देखिए, क्या ये इन्वर्टेबल होने की कंडीशन फॉलो करते हैं? ऑल एलिमेंट्स हैविंग सेम इमेज, देयर इज नो 1, 1। According, we see that the arrow diagram show no elements have separate image। किसी की भी सेपरेट इमेज नहीं है, so it is not 1, 1 onto, so it is not इन्वर्टेबल फंक्शन। इसकी इन्वर्टेबल फंक्शन होने की जो कंडीशन 1, 1 on 2 थी वो होल्ड नहीं कर रहा है, तो ये फंक्शन आपका इन्वर्टेबल नहीं होगा। आपने रीजन दे दिया यहाँ। ऐसे सेकंड पार्ट में देखिए जी वाले में, वहां भी आपको फंक्शन क्या दिया हुआ है 5, 6, 7, 8 से बिलोंग करता है 1, 2, 3, 4 को। एरो डायग्राम बनाइए, इसका भी आप फंक्शन दिया हुआ है आपको 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5 कनेक्टेड है 4 के साथ, 6 3 के साथ, 7 4 के साथ, 8 2 के साथ। फिर वही प्रॉब्लम, यहां पर 5 और 7 2 एलिमेंट्स की सेम इमेज है, जो कि इसे 1, 1 होने से रोकेगी और इस कंडीशन में ये अपनी 1, 1 on 2 कंडीशंस को भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो ये भी नॉट इन्वर्टेबल फंक्शन, ये भी इन्वर्टेबल फंक्शन नहीं होगा। अब पार्ट थर्ड देखते हैं। पार्ट थर्ड में है एच एक फंक्शन है 2, 3, 4, 5 का, कहां से 7, 9, 11, 13 तक। इसे एच को डिफाइन किया हुआ है आपको 2, 7, 3, 9, 4, 11 और 5, 13 से। इसका एरो डायग्राम ले लीजिए फटाफट। 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13। 2 का 7 से कनेक्शन, 3 का 9 से, 4 का 11 से, 5 का 13 से। अब हम इस चीज को क्लियर देख सकते हैं। दिस इज 1, 1, एवरी एलिमेंट इज कनेक्टेड विद सिंगल 1, 2 is connected 7, 3, 9, 4, 11 and 5, 13, or there are no element are left in domain. So it is 1, 1 and 2. It is 1, 1 on 2 function. So it is invertible function. तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? फिर निकल के आ जाएंगे आपके 7, 2, 9, 3, 11, 4 एंड 13, 5 यहां से रिवर्स हो जाएंगे। दिस इज योर आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 5 तक जो पार्ट थे वो आपके बहुत सिंपल थे, आपको कॉन्सेप्ट कंटेंट पूरा समझाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 से भी पार्ट इजी ही है। नेक्स्ट वीडियोस में हम क्वेश्चन नंबर 6 to 14 बात करेंगे। जब तक आप इस वीडियोस के थ्रू इन क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू कीजिए। कोई डाउट हो तो पर्सनल व्हाट्सएप से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।